हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। आज यार एक आरसी सर्किट का एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें थेवेनिन सिंप्लीफिकेशन जो बेसिक लेवल पर तुम पढ़ते भी हो, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और वैसे भी हमें आर सर्किट सोल्व करना है। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अपने डाउट ग्रुप पर, माफियाज डाउट कलर्स ग्रुप जो अपना टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है, कंप्लीटली फ्री है। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पर, अपने फिजिक्स के डाउट वो डिस्कस करते रहते हैं आपस में। और मुझसे भी अगर कोई डाउट में कोई हेल्प चाहिए होती तो मुझसे भी मांग लेते हैं, और मैं ऑडियो सेशन भी लेता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे भेजा था, उसमें बोला था कि सर ये क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैंने उसको ऑडियो मैसेज में समझाने की कोशिश करी, बट क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 3 पार्ट है, थोड़ा सा लेंदी है और कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो शायद ऑडियो मैसेज से वो नहीं समझ पा रहा था। तो उसने बोला सर एक सॉल्यूशन मुझे बनाकर दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसे सॉल्यूशन भेज रहा हूँ तो क्यों ना सभी के लिए ही ये सॉल्यूशन बना दिया जाए। और क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेगा। आरसी सर्किट वाला जो चैप्टर पढ़ने के बाद, इस तुम्हारा आर सर्किट जो डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में तुम आरसी सर्किट पढ़ते हो, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है डीसी आरसी सर्किट, उसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सिनेरियो पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर्स इन द एडजेसेंट सर्किट। ये सर्किट है जिसमें देखो ये बैटरी लगी हुई 10 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर 4 और 6 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, यहाँ पर 2 और 3 ओम रेजिस्टेंसेज हैं। साथ ही साथ ये एक लूप है अपना, और एक नीचे ये लूप था। ये अलग अलग इंडिविजुअली अपने करंट फ्लो करवा सकते थे, बट इनको इस ब्रांच पर 3 माइक्रोफेरेड और इस ब्रांच पर 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंसेज से कनेक्ट करा गया है। फिर पूछा गया है पहला पार्ट कि स्टेडी स्टेट में जब फुली चार्ज हो जाएंगे, उसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं, उस समय 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटेंसेज होंगी उन पर कितना कितना चार्ज होगा। क्या इसका कोई फाइनाइट टाइम कांस्टेंट होगा, यानी कि सर्किट का क्या कोई टाइम कांस्टेंट डिफाइंड होगा? और अगर होगा तो फिर उसके हिसाब से जो चार्जेज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या मैं कैपेसिटर्स के ऊपर आने वाले चार्जेज ए फंक्शन ऑफ टाइम में लिख सकता हूँ क्या? ये 3 पार्ट है: स्टेडी स्टेट चार्जेस, इनके टाइम कांस्टेंट, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट, एंड इन कैपेसिटर्स पर चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये तीनों चीज़ें, हालांकि देखने में ये क्वेश्चन पहली बार में बहुत मुश्किल लगता है, और अगर इसको सोल्व भी करेंगे तो भी कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। बहुत आसान कैटेगरी में नहीं है, एक टफ कैटेगरी में कंसिडर करा जा सकता है। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम इसको कंसिडर करी जा सकती है। बस उसमें यह है कि थेवेनिन सिंप्लीफिकेशन, अगर तुमने क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पर तुम्हें थेवेनिन सिंप्लीफिकेशन यूज में लेना पड़ रहा हो टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, और अगर ऐसा क्वेश्चन तुमने किया हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें रिलेटेबल लगेगा और इसको तुम आसानी से समझ पाओगे। समझते हैं ना? हमें सिचुएशन जो दे रखी है उसके हिसाब से हमारे पास में ये डायग्राम दे रखा है। 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 4 एंड 6 ये यहाँ पर हैं, और ये 2 और 3 के यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं। 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि स्टेडी स्टेट के अंदर जब ये फुली चार्ज होंगे तब हमें इनके ऊपर क्या निकालने हैं? चार्जेस निकालने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आसान है। क्यों? क्योंकि जब ये स्टेडी स्टेट होगी उस समय ये फुली चार्ज जब होंगे तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। कैपेसिटर वाली ब्रांचेज में करंट जीरो हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स फुली चार्ज होंगे, नो करंट इन ब्रांच बी सी एंड जी एफ। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो 20 वोल्ट की बैटरी से मान लो कोई करंट निकलता है, तो वो सी पर पहुंचने के बाद इस तरफ तो जा ही नहीं सकता, वो सीधा इधर आएगा। इधर भी आ रहा है तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा चार्ज करंट आ नहीं रहा, तो वो वापस से सेम करंट वापस नीचे आएगा और इसमें चला जाएगा। यानी इस लूप में अपना एक करंट फ्लो कर रहा होगा, उसको इन दोनों ब्रांचेस से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऊपर वाले लूप से उसको कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ ऊपर वाला लूप जो होगा इसमें अपना खुद का करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि इन ब्रांचेज से करंट का कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है। तो फुली चार्ज स्टेट में, स्टेडी स्टेट के अंदर ऊपर वाले लूप के अंदर अपना करंट फ्लो कर रहा है, नीचे वाले लूप के अंदर अपना करंट फ्लो कर रहा है, और इनकी वजह से कोई आपस में कोई करंट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। और ये सिंपल सा सर्किट बन जाएगा कि उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हम सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई इस लूप में अगर अपना कोई करंट फ्लो कर रहा है और इसमें अपना कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस लूप में अगर मैं देखूंगा तो टोटल 10 वोल्ट का पोटेंशियल की बैटरी है, और अगर जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही सेम करंट इधर जा रहा है। अगर मैं इसको I1 बोल दूं तो सेम I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो वो सेम I1 करंट 3 ओम और 2 ओम दोनों में जा रहा है, यानी कि 3 ओम एंड 2 ओम दोनों सीरीज में कंसिडर होंगे। सेम करंट जा रहा है इन दोनों में, सीरीज में है, तो दोनों का इक्विवेलेंट 5 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो जो करंट I1 होगा वो 10 वोल्ट की बैटरी अपॉन में 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 2 एम्पियर करंट होगा। नीचे देखूंगा तो नीचे वाले लूप में अपना करंट फ्लो कर रहा होगा। 20 वोल्ट की बैटरी से जो करंट मान लो I2 निकला, तो वो I2 4 ओम से होते हुए वापस 6 ओम में एंटर करके और 20 वोल्ट की बैटरी में एंटर कर जाएगा।
4 ओम और 6 ओम दोनों में I2 करंट बराबर हो गया, यानी कि दोनों को सीरीज में कंसिडर करा जा सकता है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा 4 + 6 10 ओम का होगा, और इस लूप के अंदर जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट की बैटरी का है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो तुम्हें बैटरी से मिलेगा वो 20 वोल्ट का मिलेगा, जो इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप आएगा। और टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 ओम, तो 20/10 यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी हम ये बता सकते हैं कि ऊपर वाला लूप, इसमें अपना एक करंट फ्लो कर रहा है I1, इस वाले लूप में अपना एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे I2, और दोनों की वैल्यू 2 एम्पियर इक्वल है। क्योंकि रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से हैं कि जो इक्विवेलेंट जो करंट आ रहा है दोनों लूप में वो इक्वल आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि इक्वल आना जरूरी होता है, वो डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं वो आंसर आता है। यहाँ पर जो वोल्टेज बैटरीज एंड रेजिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो हमें दोनों ही लूप में 2 एम्पियर बन रहा है, तो दोनों में I1 I2 बराबर है 2 एम्पियर के बराबर। अब हमें इन कैपेसिटर्स के अंदर ऊपर जो चार्जेस हैं वो निकालने हैं कि इन पर चार्जेस क्या होंगे। तो किसी सर्किट को सोल्व करते समय अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालने हैं, क्योंकि इन कैपेसिटर पर चार्ज निकालने के लिए Q = C डेल्टा V, जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालते हैं, तो दोनों प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू C डेल्टा V, ये चार्ज होता है किसी भी कैपेसिटर पर। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इन पॉइंट्स के पोटेंशियल पता होने चाहिए हमें। यहाँ पर इन पॉइंट्स के पोटेंशियल पता होने चाहिए। उसके लिए हम पोटेंशियल किन्हीं पॉइंट्स के निकालने के लिए एक रेफरेंस पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं किसी भी सर्किट में, और वो जनरली एक पॉइंट पर हम जीरो मान लेते हैं कि क्योंकि एक जीरो मान लेंगे तो रेफरेंस जीरो वो एक आसान बना देता है वोल्टेजेस में, और जीरो को एक अननोन की तरह ट्रीट नहीं करना पड़ता, और रेफरेंस हम जीरो लें चाहे एक्स लें चाहे वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन वो जीरो जो रेफरेंस लेंगे वो सर्किट में किसी एक पॉइंट पर ले सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर नहीं ले सकते, क्योंकि रेफरेंस के लिए किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम मान सकते हैं, उसके रेफरेंस में बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफाइन होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि देखो हम इस पॉइंट पर 0 वोल्ट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये रेफरेंस ले ले रहे हैं। तो 20 वोल्ट की बैटरी में अगर इधर 0 वोल्ट है तो इधर 20 वोल्ट होगा, ये 20 वोल्ट तो यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद में देखूंगा कि अगर यहाँ पर 20 वोल्ट है तो जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसमें ड्रॉप कितना आएगा। इसमें जो ड्रॉप आएगा वो I × R का, अगर मैं देखूँ करंट कितना 2 एम्पियर फ्लो कर रहा था, तो 2 एम्पियर × 4 कितने का ड्रॉप आ जाएगा, 2 × 4 8 वोल्ट का, 8 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। तो 20 में से 8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया तो कितना बच गया 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट इसमें 6 × 2 12 वोल्ट का ड्रॉप आकर के वापस से जीरो। समझ में आ गई क्या बात। तो यहाँ पर अगर जीरो मानूंगा तो यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 12 वोल्ट होगा। लेकिन अब जब मैं ऊपर वाले लूप में जाऊंगा तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि सर देखो ये वाला लूप इंडिविजुअल अपना करंट फ्लो करवा रहा था, ये अपना इंडिविजुअल करंट फ्लो करवा रहा था, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट के लो पोटेंशियल पर जीरो मान लो, ऐसा नहीं है। ये जरूर अपना इंडिविजुअल करंट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल्स होंगे पॉइंट्स के वो पूरे सर्किट में एक दूसरे के रिलेटिव डिफाइन होंगे, तो हम किसी एक पॉइंट पर जीरो मान करके उसके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स का डिफाइन कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमें इसको जीरो तो नहीं मान सकते, तो हम मान लेते हैं कुछ अननोन एक्स है, इसके रेस्पेक्ट में जीरो के रेस्पेक्ट में ये कुछ एक्स है। अगर ये x है तो 10 वोल्ट की बैटरी का लोअर पोटेंशियल x है, तो हायर पोटेंशियल 10 + x हो, क्योंकि हायर माइनस लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो बैटरी की EMF 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये x है तो ये 10 + x है, तो ये भी 10 + x है। और इधर की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्योंकि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो 3 ओम के अंदर कितने का ड्रॉप आएगा I × R, यानी कि I 2 एम्पियर एंड 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 × 3 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। और ये 6 वोल्ट का ड्रॉप हमें क्या बताएगा कि अगर यहाँ पर 10 + x है तो उसमें से 6 माइनस होने के बाद यहाँ का जो पोटेंशियल बचेगा वो कितना बनेगा 4 - x। ध्यान से सुनते रहना सारी चीज़ें, और सिक्वेंस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ का जो पोटेंशियल बन गया वो 4 + x बन गया, क्योंकि यहाँ पर 10 + x में से 6 वोल्ट का ड्रॉप आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस में ड्रॉप आता है। तो यहाँ पर बच गया 6 + x सॉरी 10 + x - 6, तो 10 - 6 4 4 + x ये बच गया यहाँ पर पोटेंशियल। ठीक है, 10 + x उसमें से 6 माइनस कर गया, तो 10 में 6 माइनस 4 और x तो ऐसे कैसे था ही। ये पोटेंशियल 4 + x, या फिर ये बोलूँ यहाँ पर पोटेंशियल 4 + x होगा। अब ध्यान से सुनो, जब स्विचेस को क्लोज करा गया होगा इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ होगा और इसमें भी करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ होगा। तो इनिशियली इस ब्रांच में ऐसा नहीं हुआ होगा कि सारा का सारा करंट जो इधर आ रहा था पूरा इधर चला गया होगा। पहले हो सकता है इस ब्रांच पर जब करंट चालू होना, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ था तो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। तो इनिशियली क्या करता है कैपेसिटर, एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करता है सर्किट को, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, तो वो एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट होता है और उसमें करंट फ्लो करने देता है। करंट फ्लो करने देता है इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज यहाँ से यहाँ इस प्लेट से इस प्लेट पर आता है, ऐसा नहीं है। इस प्लेट पर चार्ज आता है और इस पर जो भी चार्ज आता है उसके हिसाब से इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर इंडक्शन होता है, तो वही चार्ज जितना यहाँ पर आ रहा था वो आगे प्रोपोगेट करता है इंडक्शन की हेल्प से। समझ में आ रही बात, तो वो आगे प्रोपोगेट करता है। और इस लूप में से देखो, इस लूप में हम बोलेंगे कि इधर का अगर मान लो कुछ आई करंट जा रहा था तो वो इधर भी करंट आई सेम ही रहेगा, इधर करंट आई रहेगा। आई में से मान लो कुछ आई डैश करंट इधर चला गया
तो बाकी का i माइनस आई डैश इधर गया, तो वो i माइनस आई डैश इधर से आएगा, कुछ यहाँ से आएगा, कुछ i2 मान लो, वो i2 प्लस i माइनस आई डैश इधर जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर फिर से करंट i होना है, क्योंकि इस ब्रांच में तो पूरे में, क्योंकि सीरीज में है, पूरा का पूरा एक करंट रहेगा। अब यहाँ से तो i डैश आया था, यहाँ से i डैश आया था, और यहाँ पर पूरा i होना चाहिए, यानी कि यहाँ से कितना करंट आना चाहिए, यहाँ से वही करंट जो i माइनस आई डैश था, i माइनस आई डैश यहाँ से करंट आएगा, तो यहाँ से आई डैश करंट आएगा, यहाँ से i माइनस आई डैश, तभी जा करके मिल करके इस ब्रांच में करंट i वापस से एंटर कर पाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लें कि अगर मान लो कि यहाँ से कोई करंट i निकला था, वो करंट i यहाँ पर आया, उसमें से i डैश इधर गया, इनिशियली जब वो अनचार्ज थे और चार्ज होना स्टार्ट हो रहे थे, उस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनली तो क्या था, हमने ऊपर निकाल ही लिया कि फाइनली इसका अपना करंट होगा, इसका अपना करंट होगा, और इनमें कोई करंट नहीं होगा। लेकिन इनिशियली जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा और ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होंगे, तो पहले तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें करंट जाएगा ही नहीं, इनिशियली इनमें करंट जाएगा और इसमें भी करंट जाएगा, तभी तो ये चार्ज होंगे। तो उस स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, अगर करंट आई इधर से आया, वही सेम करंट आई इसमें जाएगा, उसमें से मान लो कुछ आई डैश करंट इस तरफ जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ आई माइनस आई डैश करंट इसमें जाएगा। अब इस तरफ देखो, इस ब्रांच में अगर करंट आई आ रहा है, तो इधर भी करंट आई था और इधर भी करंट आई था, क्योंकि एक वायर में जब तक कोई बीच में कोई दूसरी ब्रांच नहीं आती, करंट सेम रहेगा जंक्शन लो से। किसी एक पॉइंट पर ना तो चार्ज इकट्ठा हो सकता है, ना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कर प्रोड्यूस हो सकता है किसी पॉइंट से। तो पूरे वायर में जब तक कि कोई एक्स्ट्रा ब्रांच बीच में नहीं आ जाती, एक्स्ट्रा जंक्शन नहीं आ जाता, करंट सेम रहेगा। तो अगर इधर आई गया था, इधर भी आई जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे आई करंट फ्लो करेगा। और ऐसे करंट आई कैसे फ्लो कर सकता है, यहाँ से तो आई डैश ही मिलेगा इस जंक्शन को, इधर से तो मिलेगा सिर्फ आई डैश, तो बाकी बचा हुआ आई माइनस आई डैश इधर से आना चाहिए, तब जाकर के आई डैश और आई माइनस आई डैश मिल करके और फिर ऊपर की तरफ करंट आई भेजेंगे। यानी कि जितना करंट इस तरफ जा रहा होगा चार्जिंग के समय, उतना करंट यहाँ से बाहर आ रहा होगा। इस बात को ध्यान रखोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि जब भी दो लूप किसी एक ब्रांच से इधर कनेक्टेड हैं और दूसरी ब्रांच से इधर कनेक्टेड है, तो जितना करंट इधर से आता है उतना वापस जाता है उस लूप में, या फिर इधर से अगर कोई करंट आएगा तो उतना इधर से वापस जाएगा। ऐसा हमेशा होता है, चाहे सिंपल रेजिस्टेंसेज होते तो भी यही कहानी हो रही होती इन दोनों लूप्स के अंदर करंट का ट्रांजेक्शन होते समय। जितना करंट इस लूप से इधर की तरफ निकल के इस लूप में एंटर करेगा, उतना इधर से निकल के इस लूप में वापस निकल के आएगा, हमेशा होगा अगर करंट फ्लो हो रहा है दो लूप्स के बीच में। तो वो मैंने बताई दिया ऐसा क्यों होगा करंट की। जो एक बात ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इस ब्रांच में जितना करंट यहाँ पे था उतना ही करंट यहाँ पर मेंटेन करने के लिए जितना करंट इधर गया था उतना वापस आना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये बात समझो। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनना कि अगर जितना करंट इधर गया उतना ही करंट इधर आएगा। ध्यान से सुनना, अगर जितना करंट इधर गया उतना ही करंट इधर आएगा, तो जितना चार्ज इधर फ्लो हुआ था उतना ही चार्ज इधर फ्लो करेगा। यानी कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर आएगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर आएगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में। यानी कि अगर इधर की तरफ मैं बोलूँ क्यू चार्ज आया था तो इसमें इधर की तरफ क्यू चार्ज फ्लो करेगा, और मैं बोलूँ कि अगर इसमें इधर की तरफ क्यू चार्ज फ्लो करा था तो इसमें इधर की तरफ क्यू चार्ज फ्लो कराएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाली प्लेट पर और इस वाली प्लेट पर, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा, उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही। समझ में आ गई क्या बात? तो ये बोल सकता हूँ कि दोनों में जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये वाली जो कनेक्टेड प्लेट्स होंगी। और मैं इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि इस वाले पार्ट में देखो, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से कनेक्टेड नहीं है, वो यहाँ पर जो चार्ज की जो फ्लो हमें दिख रही है वो इंडक्शन की वजह से दिख रही है। अगर मैं नीचे वाले प्लेट्स को हटा दूं और ऊपर वाले इस वाले सर्किट को देखूं, इस वाले सर्किट पर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता सर्किट के अंदर। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर अगर नेट चार्ज कहीं प्रोड्यूस हो नहीं सकता तो इन ब्रांचेज में तो कहीं भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज है ही नहीं। बस इस जगह पर एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और इस जगह पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। अगर इस पर नेट चार्ज जीरो रहना इस सिस्टम पर, तो जितना चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ होगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने माना कि इस वाले कैपेसिटर पर Q1 चार्ज आया था, इस पर Q2 चार्ज आया था, और करंट मुझे इस तरफ पता था कि ऐसे और ऐसे फ्लो करेगा, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पर मान लो यहाँ पर प्लस, इस प्लेट पर प्लस क्यू है और इस पर माइनस क्यू है, तो इसका अपोजिट यहाँ पर प्लस आएगा तो उसको Q2 बोल दिया, इसको माइनस Q2 बोल दिया। तो अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों प्लेट का टोटल सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। या फिर उससे समझ लो कि जितना करंट इधर फ्लो करेगा उतने करंट इधर फ्लो करेगा, तो ये दोनों प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होंगी। अगर तुम्हें इतना समझ में आ जाता है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है और ये तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। अगर थोड़ा सा भी
कन्फ्यूजन हो तो जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको बैक करके पूरी दोबारा से सुन लेना, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो तुम्हें पता है कि अपना जो डाउट ग्रुप है जहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था, उसी ग्रुप को तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। जो Q1 है, ये वाला जो Q1 है, और ये जो Q2 चार्ज है, अगर मैं बोलूँ कि Q1 चार्ज कितना होगा, इस पर मैं Q1 चार्ज मैं बोल देता हूँ भाई, यहाँ पर 20 वोल्टेज है और यहाँ पर 10 + x वोल्टेज है, यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर 4 + x वोल्टेज है। Q1 जो चार्ज होगा, Q1 चार्ज कितना होगा, इस प्लेट पर चार्ज मैं बोलता हूँ, इस प्लेट का चार्ज होगा, खुद का पोटेंशियल किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पर, किसी कैपेसिटर में किसी एक प्लेट पर जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस टाइम्स खुद का पोटेंशियल माइनस सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल ही होता है। तो ये वाला जो प्लेट है, मैंने इस पर प्लस माना Q1, इस पर माइनस का Q1 माना, और इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2 माना, हालांकि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल अपोजिटली चार्ज कैपेसिटर्स होने चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, इस वाली प्लेट का जो चार्ज है मैं Q1 लिख रहा हूँ, वो लिखूंगा इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड इंटू खुद का पोटेंशियल 20 वोल्ट, माइनस कर दूंगा ये वाला सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल 10 + x माइनस 10 + x माइनस कर दिया तो -10 - x बन गया, ये Q1 बन गया, और 20 - 10 10 बन गया, 10 - x बन गया, 3 माइक्रोफेरेड 10 - x, ये इस प्लेट का चार्ज बन गया। दूसरा, अब मैं इस प्लेट का चार्ज लिख देता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट के चार्ज लिखता हूँ, वैसे तो मुझे पता था कि ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो फिर ये तो पॉजिटिव होगा ना इसके सामने उतना ही, तो ये वाली पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और इस वाली पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कम से कम ये दोनों तो बराबर होंगे, समझ में आ रही बात। तो इसका इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, वो लिख दे रहे हैं। तो अब इसका इस प्लेट का चार्ज लिखूंगा Q2, वो क्या बनेगा, इस प्लेट का चार्ज खुद का पोटेंशियल कैपेसिटेंस 6 इंटू खुद का पोटेंशियल माइनस सामने वाली का पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड इंटू खुद का पोटेंशियल 4 + x माइनस सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल माइनस का 12, तो 4 - 12 बन जाएगा -8, तो ये बन जाएगा x - 8 Q2 बन जाएगा 16 माइक्रोफेरेड इंटू 6 माइक्रोफेरेड इंटू x - 8, ये इसका Q2 बन जाएगा। Q1 और Q2 बराबर होने चाहिए, क्योंकि करंट जो एग्जिस्ट करेगा C2B ऐसे मानो और G से F में वो बराबर होगा, क्योंकि इस लूप में जितना करंट लीव करके ऊपर वाले लूप में जाएगा उतना ही ऊपर वाले लूप से नीचे वाले लूप में एंटर करना चाहिए जब तक चार्ज फ्लो होगा, और फाइनली स्टेडी स्टेट होने के बाद में तो इसमें भी करंट जीरो तो इसमें भी करंट जीरो हो गया, जब इससे कोई लीव ही नहीं कर रहा तो इससे वापस भी नहीं आएगा, तो फाइनली भी बराबर ही होंगे, बस वो 0 0 होंगे फाइनली, ठीक है। तो जितना चार्ज करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दोनों में बराबर करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पर बराबर चार्जेज आएंगे लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में आएंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इसका चार्ज जितना था उतना ही चार्ज फिर इस पे आएगा, तो Q1 और Q2 न्यूमेरिकली बराबर होंगे। इसका चार्ज Q1 ये हमने ये लिखा था, इसका चार्ज Q2 हमने ये लिखा था, इसको रख दिया इक्वल में, तो 3 से कट गया 6, 2 टाइम्स बन गया, और 10 - x = 2x - 8 × 2 16, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x आ गया 26/3, यानी कि अगर ये 0 है तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला पोटेंशियल 26/3 है, तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा ये कितना बन जाएगा 10 + 26/3, और ये वाला पोटेंशियल 4 + 26/3। अब हमें देखना है कि हमें जो Q1 चार्ज देखना है, Q1 चार्ज, उसके लिए या तो मैं ये पोटेंशियल निकाल करके 3 × 20 माइनस ये वाला पोटेंशियल करूँ, या फिर इस इक्वेशन ये Q1 और Q2 की जो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस में मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखूंगा तो 10 - 26/3, अब 10 - 26/3 करूँगा तो 3 × 10 30 बन जाएगा, 30 - 26 तो 4/3 बन जाएगा, ये जो वोल्टेज आएगा 4/3, 4/3 से 3 मल्टीप्लाई करना, 3 से 3 कट जाएगा, Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, और हमें पता है कि Q1 4 आया तो Q2 भी 4 ही आएगा, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर रखकर इसको 26/3 - 8 रख देंगे, तो 26/3 - 8 एलसीएम 3 आ जाएगा, और ऊपर 26 - 8 3 जा 24, और 26 - 24 2 बन जाएगा 2 टाइम्स, तो 6 × 2/3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, वापस से 4 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, तो दोनों कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज आएगा मैग्नीट्यूड में 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। हमसे पूछा गया था कि स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना होगा, दोनों पर इक्वल चार्ज होगा और 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम के बराबर होगा। सेकंड हमसे पूछा गया है कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताओ। सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताने के लिए थेवेनिन जो एनालिसिस है उसने हमें सिंपली ये रिजल्ट दे रखा है। हालांकि इस थेवेनिन थ्योरम का प्रूफ हम जनरली क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, जेई लेवल में उतना नहीं पूछा जाता, बस हम इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। हायर में अगर एजुकेशन में तुम अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब तुम्हें उसका प्रूफ भी वहाँ पर देखने को मिलेगा, और किस तरीके से वो काम करता है तुम वहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे। बट थेवेनिन जो एनालिसिस है उसका जो एप्लीकेशन हम
आरसी सर्किट के अंदर काफ़ी बार करते हैं। तो सेम चीज़ क्या होती है उसके अंदर ये होती है, किसी भी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुम क्या करते हो, सबसे पहले तो बैटरीज को शॉर्ट सर्किट करते हो और जिस कैपेसिटर को चार्ज करना है उसके दोनों प्लेट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं, तो तुम उसको कैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस तुम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे इसको टो इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्योंकि जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आर इंटू सी होता है। यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, सबसे पहले तो सी क्या लिखोगे, तो सबसे पहले हम इसको ये देखना पड़ेगा कि देखो जितना चार्ज इस पर ऐसे गया उतना चार्ज इस पर ऐसे आया, तो ये एक तरीके से ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसमें से जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज इधर फ्लो करके आया। इसको एक यूनिट समझ लूँ तो यहाँ से करंट ऐसे गया, इसमें ऐसे गया, फिर इसमें ऐसे आया, फिर इसमें ऐसे आया, तो मैं ये देखूंगा कि इसमें और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बराबर, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है बराबर। अगर ऐसा है तो ये दोनों एक सीरीज कैपेसिटर की तरह ट्रीट हो रहे होंगे। और वैसे भी अगर मैं बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दूं थेवेनिन एनालिसिस के हिसाब से कि बैटरीज को तो पहले शॉर्ट सर्किट करो, बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये बैटरीज हट जाएंगी और ये सिंपल वायर बन जाएंगे। सिंपल वायर बन जाएंगे तो ध्यान से सुनना, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में आ जाएगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस 6 इंटू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 4 अपॉन में 6 प्लस 4, 6 इंटू 4 24/10 2.4 ओम। और इधर की अगर मैं बात करूंगा ये बन जाएगा 2.4 ओम। ठीक है, इस इनकी बात करूंगा तो ये शॉर्ट सर्किट ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये दोनों फिर पैरेलल में आ जाएंगे। अगर ये पैरेलल में आएंगे तो 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3 R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 2 इंटू 3 6 अपॉन में 2 प्लस 3 5, 6 अपॉन में 5 क्या बन जाएगा 1.2 ओम। तो ये दो आ गए, ये वाली जो ब्रांच थी वो एक रेजिस्टेंस 1.2 से रिप्लेस करी जा सकती है और ये वाला जो लूप है वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.4 से रिप्लेस करा जा सकता है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो सर्किट सिंपल बन जाएगा, इधर की तरफ है तुम्हारा 3 माइक्रोफेरेड और इधर की तरफ है 6 माइक्रोफेरेड, ऊपर 1.2 ओम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे 2.4 ओम रेजिस्टेंस की तरह। ये एक पूरा एक लूप बन रहा है, इस पूरे लूप में जितना करंट ऐसे फ्लो करेगा दोनों में बराबर जाएगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स में बराबर चार्ज फ्लो करेगा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ सर्किट को, क्योंकि ये सीरीज कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो रीअरेंज करूँ तो मैं देखो इसको, अगर ये पूरा एक क्लोज लूप है तो इसमें क्लोज लूप में मैं आसपास किन को रखता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना करंट जाएगा वो सभी में बराबर जाएगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा पूरे लूप में बराबर करेगा। किन को पास में रखता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इन दोनों को एक साथ रख देता हूँ रेजिस्टेंसेस को और कैपेसिटर को एक साथ रख देता हूँ, तो दोनों रेजिस्टेंस एक साथ और दोनों कैपेसिटर एक साथ, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है सीरीज में और ये भी सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या बन जाएगा 3.6, 1.2 प्लस 2.4 3.6 ओम। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गई क्या बात। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये एक ऐसा रेजिस्टेंस बन जाएगा 3.6 ओम, और नीचे ये जो कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर बन जाएगा और ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का बनता है, और उस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस का रेजिस्टेंस जो बना वो कितना बना 3.6 ओम के बराबर। अब जो टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का वो R इंटू सी होता है, R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। अगर ये सीरीज में थे तो इनका सी इक्विवेलेंट तो बन गया 2 माइक्रोफेरेड और इनका R इक्विवेलेंट बन गया 3.6, तो वहाँ पर रख देंगे, तो इक्विवेलेंट बन जाएगा 3.6 ओम इंटू 2.6 माइक्रोफेरेड। तो 3.6 इंटू 2 क्या बन जाएगा 7.2 और माइक्रो इंटू सेकेंड, जो टाइम कांस्टेंट आता है वो सेकंड्स में आता है, तो ये माइक्रो तो रहेगा 10⁻⁻6, तो 7.2 माइक्रो सेकंड्स आ जाएगा, यानी कि 7.2 इंटू 10⁻⁶ सेकंड। ये आंसर हो जाएगा टाइम कांस्टेंट का। फाइनाइट डिफाइंड है और वो वैल्यू कितनी है उसके टाइम कांस्टेंट की 7.2 इंटू 10⁻⁶ सेकंड। और दोनों कैपेसिटेंसेस के लिए क्योंकि दोनों एक साथ बराबर चार्ज होंगे, जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा, बराबर चार्ज होंगे हर समय, क्योंकि जितना करंट इधर फ्लो करेगा उतना इधर फ्लो करेगा, तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होंगे हमेशा। या फिर हम बोलो कि दोनों सीरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं तो दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड एक तरीके से बराबर होगा किसी भी इंस्टेंट पर। तो जब ये फुली चार्ज होंगे तब भी एक साथ ही होंगे, इसीलिए स्टेडी स्टेट में दोनों में करंट एक साथ 0 है। ठीक है, और दोनों के लिए एक ही टाइम कांस्टेंट आ रहा है, वो किसके बराबर आएगा, और वो सर्किट का टाइम कांस्टेंट आएगा 7.2 10⁻⁶ कूलम सेकेंड। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इक्वल चार्ज होंगे, एक्ट एज इन सीरीज, दोनों सीरीज में लगे हुए कैपेसिटर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों एक साथ चार्ज होंगे और फाइनल चार्ज एक साथ आएगा, दोनों फुली चार्ज एक साथ होंगे। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट एक ही रहेगा सर्किट का और वो फाइनाइटली डिफाइंड है। अब हमसे थर्ड पार्ट पूछा गया था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये पता है कि Q1 और Q2 किसी भी इंस्टेंट पर बराबर होंगे, चाहे मैं Q1 निकालूं चाहे Q2 निकालूं, वो बराबर आना चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी कैपेसिटर पर अगर मैक्सिमम चार्ज हमें पता हो और उसका टाइम कांस्टेंट पता हो तो उसकी चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है वो Q इक्वल टू Q नॉट यानी Q मैक्सिमम इंटू 1 - e⁻ (t/2)
ये उसके चार्जिंग की इक्वेशन होती है। तो Q1 के लिए भी यही बनेगा और Q2 के लिए भी यही बनेगा। यहाँ पर Q1 की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर Q2 की मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम। स्टेडी स्टेट में दोनों पर बराबर चार्ज था। तो चाहे मैं इससे सोल्व करूँ चाहे मैं इससे सोल्व करूँ, Q1 की मैक्सिमम वैल्यू भी 4 माइक्रोकूलम है और Q2 की मैक्सिमम वैल्यू भी 4 माइक्रोकूलम है। तो Q1 भी बन जाएगा 4 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन में टो, टाइम कॉन्स्टेंट 7.2 माइक्रोसेकंड, और ये भी 4 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टो, तो मतलब कि 7.2 माइक्रोसेकंड। ठीक है, 7.2 माइक्रोसेकंड, 7.2 माइक्रोसेकंड ये टाइम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने थेवेनिन सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पहले से कर रखे होंगे तो तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चंस जो कर रखे होंगे तो उससे तुम रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है भाई, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और टेलीग्राम पर जो अपना ग्रुप है, अपना चैनल है फिजिक्स माफिया, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर क्लासेस की अपडेट्स, ऐसी वीडियोज़ के लिंक्स वगैरह रेगुलरली तुम्हें मिलते रहते हैं। और जो अपना डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, जहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन अपने एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तुम वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यार मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।